जय हिंद बच्चों। बच्चों इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया पढ़ाई थी और अब हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है वह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब हम सिंगल अभिकारक लेते हैं और सिंगल जो अभिकारक है वह टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन जो अभिक्रिया है उसमें जो आप अभिकारक लेते हो तो अभिकारक का जो विखंडन होता है या अभिकारक जो टूटता है दो या दो से अधिक उत्पादों में, उसको तोड़ने के लिए आपको ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने लिखा है, अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बच्चों जो आप अभिकारक लेते हो और अभिकारक को तोड़ने के लिए आपको ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसी आधार पर जो वियोजन अभिक्रिया होती हैं वह तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखते हैं। एक तो होती है बच्चों ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, दूसरी होती है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, तीसरी होती है आपकी विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया होती है इसमें अभिकारक का विखंडन ऊष्मा के द्वारा होता है। जो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया होती है इसमें अभिकारक का विखंडन प्रकाश के द्वारा होता है। तीसरी जो आपकी अभिक्रिया विद्युत अपघटन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अभिकारक का विखंडन विद्युत के द्वारा होता है। जिसमें से हम सबसे पहले अभिक्रिया लेते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, जब हम किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा का प्रयोग करते हैं और उस अभिकारक को ऊष्मा देकर उसका अपघटन कराते हैं और अपघटन के बाद वह अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है या विखंडित हो जाता है, तो इस ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि हमने अभिकारक के रूप में सिंगल अभिकारक लिया है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म किया, मतलब इसको ऊष्मा प्रोवाइड की, इसको ऊष्मा दी। ऊष्मा पाकर कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय अपघटन होता है और कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है या उत्पाद का निर्माण करता है, और उत्पाद के निर्माण में इससे दो उत्पाद का निर्माण होता है। पहला बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसका निष्कासन होता है। तो हमने जाना कि जब ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया जो होती हैं उसे विखंडित करने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है, यह अभिकारक है और अभिकारक यहाँ पर सिंगल लिया है, और सिंगल अभिकारक को जब हमने गर्म किया, इसको ऊष्मा प्रोवाइड की, तो इसका ऊष्मीय अपघटन हुआ और ऊष्मीय अपघटन में यह दो उत्पाद का निर्माण करता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और इस अभिक्रिया से हम सीमेंट का भी निर्माण करते हैं। जैसा कि हमने लिखा है, इस अभिक्रिया का उपयोग सीमेंट बनाने में भी किया जाता है। तो बच्चों आज हमने वियोजन अभिक्रिया के बारे में समझा, और वियोजन अभिक्रिया भी तीन प्रकार की होती हैं, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा के आधार पर। पहली अभिक्रिया है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया और तीसरी अभिक्रिया है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, जिसमें से हमने सबसे पहली अभिक्रिया ली है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं।
बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट के बाद एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें हम लेते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4। तो फेरस सल्फेट जो होता है उसका हम एक क्रिस्टल लेते हैं। यह क्रिस्टल जो होता है हरे रंग का क्रिस्टल होता है, और इस क्रिस्टल को जब हम गर्म करते हैं, ऊष्मा प्रोवाइड करते हैं, जब इस हरे रंग के क्रिस्टल को, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को ऊष्मा प्रोवाइड की जाती है तो इसका ऊष्मीय अपघटन होता है, और फेरस सल्फेट जो है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपने जो लिया था हरे रंग का क्रिस्टल लिया था फेरस सल्फेट के रूप में, और फेरस सल्फेट के हरे कलर के क्रिस्टल को जब आपने ऊष्मा प्रोवाइड की तो यह टूटता है और निर्माण करता है फेरस ऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का और सल्फर ट्राइऑक्साइड का। तो यहाँ पर आप देखते हो कि फेरस ऑक्साइड जो बना है उसके कलर में परिवर्तन आ गया, ये इसका रंग हो गया लाल भूरे रंग का ठोस पदार्थ बन गया। तो आपने जो लिया था क्रिस्टल वो हरे रंग का क्रिस्टल था, और हरे रंग के क्रिस्टल से कौन सा क्रिस्टल निर्मित हुआ है, लाल भूरे रंग का ठोस पदार्थ निर्मित हुआ है। और इसके साथ साथ आप इस अभिक्रिया में देख रहे हो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का भी निर्माण होता है। आगे एक और एक्शन देखते हैं जिसमें आपने लिया है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3, और PbNO3 को, लेड नाइट्रेट को जब आप गर्म करते हो, इसको ऊष्मा प्रोवाइड करते हो, तो ये ऊष्मा के द्वारा अपघटित हो जाता है, विखंडित हो जाता है दो या दो से अधिक उत्पादों में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में बदल जाता है। तो बच्चों इन अभिक्रियाओं को हम एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो बच्चों हम जो फेरस सल्फेट की अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, इसको हम एक प्रैक्टिकल और वीडियो के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले इस अभिक्रिया के लिए हम लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब होल्डर। टेस्ट ट्यूब होल्डर के साथ साथ हम लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के साथ हम लेते हैं एक पात्र में फेरस सल्फेट, जो कि ग्रीन कलर का एक क्रिस्टल है, और इस ग्रीन कलर के क्रिस्टल में वाटर जो होता है वो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। जब इस फेरस सल्फेट को हम एक टेस्ट ट्यूब में एंटर कराते हैं और टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद अब इसको हम टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ते हैं, और टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ने के बाद इसको बर्नर के पास ले जाते हैं और बर्नर के पास से इसको गर्म करते हैं। जब बर्नर के पास इसको गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि जो फेरस सल्फेट है ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल था, इसके अंदर जो वाटर था क्रिस्टल फॉर्म में वह वाष्प के रूप में या गैस के रूप में निकलता है। इसके साथ साथ जो फेरस सल्फेट है वह परिवर्तित हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में, और इसके साथ साथ इससे दो गैसें निकलती हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसा कि आप देख रहे हो कि जब बर्नर से हम टेस्ट ट्यूब को गर्म कर रहे हैं तो यहाँ से दो गैसों का निष्कासन हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो यहाँ से इस अभिक्रिया में हमने देखा कि टेस्ट ट्यूब में फाइनली एक फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है जो कि लाल भूरे रंग का ठोस पदार्थ होता है, और इसके साथ साथ इस टेस्ट ट्यूब से दो गैसों का निष्कासन होता है जो कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड होते हैं। तो हमने फाइनली देखा कि फेरस सल्फेट जो है वो हरे रंग का क्रिस्टल था। जब इस हरे रंग के क्रिस्टल को हमने वर्नर की ऊष्मा से गर्म किया तो हरे रंग का जो क्रिस्टल है उसके साथ जो वाटर था वो वाष्प के रूप में उड़ गया, और फेरस सल्फेट जो है वो कन्वर्ट हो गया फेरिक ऑक्साइड में, और इसके साथ साथ दो गैसों में भी बदल गया, जिसमें से आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी निष्कासित होती है। इसके बाद आप देखोगे इस अभिक्रिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर हम दो फेरस सल्फेट लेते हैं, और दो फेरस सल्फेट जो हैं वो बदलते हैं आपके फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। तो इस प्रकार से हमने संपूर्ण अभिक्रिया को एक वीडियो के माध्यम से समझा। हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया के बाद समझते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है?
वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। और ये अभिक्रिया जो है विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों, विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? विद्युत अपघटन अभिक्रिया वह होती है इसमें जब एक यौगिक लेते हैं और उस यौगिक को डिसॉल्व करके या गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करके दो या दो से अधिक उत्पादों में तोड़ा जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमने वाटर लिया है और वाटर में हमने विद्युत प्रवाहित की है, और विद्युत प्रवाहित करने पर वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। तो हमने देखा कि जल को जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, विद्युत के माध्यम से जल का अपघटन होता है, और जल का अपघटन होने से जल जो है दो भागों में टूट जाता है और दो उत्पाद का निर्माण करता है। पहला उत्पाद होता है हाइड्रोजन और दूसरा उत्पाद होता है ऑक्सीजन। तो इस अभिक्रिया में जो धनायन होते हैं वो कैथोड पर तथा ऋणायन जो होते हैं वो एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। तो बच्चों, ये जल अपघटन हो रहा है, इस अभिक्रिया को हम चित्र या इमेज के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि बच्चों हम कह रहे थे कि एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि वाटर का अपघटन किस तरीके से होता है। इसके लिए बच्चों हमें एक बैटरी की जरूरत पड़ती है, और बैटरी में दो सिरे होते हैं। एक तो होता है आपका पॉजिटिव सिरा और एक होता है नेगेटिव सिरा। तो आप यहाँ देख रहे हैं, एक तो नेगेटिव सिरा है, दूसरा पॉजिटिव सिरा है। फिर आप देखोगे कि इस प्रैक्टिकल्स के लिए हमें दो टेस्ट ट्यूब चाहिए। कांच की ट्यूब होती हैं दो। इन कांच की ट्यूब में आप देख रहे हैं कि एक मेटल का एनोड है, एक मेटल का कैथोड है, और एक बड़ा सा कांच का पात्र लेते हैं जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि उसमें एक कैथोड रॉड लगी हुई है, एक एनोड रॉड लगी हुई है। और इस पात्र के अंदर हम भर देते हैं वाटर। और वाटर कैसा होता है? वाटर अम्लीय होता है। जो हम जल लेते हैं, अम्लीय जल लेते हैं, और इस कैथोड से एक वायर निकालते हैं और इस वायर को बैटरी के एक सिरे से जोड़ देते हैं। एनोड से एक वायर निकालते हैं और इसको बैटरी के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक स्विच होता है जिसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि इस पात्र के अंदर जो अम्लीय जल था वह टूटता है, और टूटने के बाद वह टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और आप देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो एनोड वाली ट्यूब में इकट्ठी होती है, और जो हाइड्रोजन है वो कैथोड वाली ट्यूब में इकट्ठी होती है। और इस तरीके से हम जल का विद्युत अपघटन करते हैं, और विद्युत अपघटन के द्वारा हम ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, आपने इस इमेज के द्वारा समझा कि जल का जो है विद्युत अपघटन किस तरीके से होता है और इससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कैसे प्राप्त होती है। बच्चों, हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया के बाद अब पढ़ेंगे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, इसको देखते हैं। जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब यह प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो कहने का मतलब यह है बच्चों, जब कोई अभिक्रिया जिसमें आप एक अभिकारक लेते हो उसको आप प्रकाश के द्वारा तोड़ते हो, यह प्रकाश के माध्यम से उसका विखंडन होता है और वह दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि इस अभिक्रिया में प्रकाश का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। हमने लिया है सिल्वर क्लोराइड, और जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में उसमें उसका अपघटन होता है और वह बदल जाता है सिल्वर और क्लोराइड में।
और क्लोराइड जो गैस है उसका निष्कासन हो जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरे रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण से ऐसा होता है। तो कहने का मतलब यह है बच्चों, जो सिल्वर क्लोराइड का रंग है वो क्यों परिवर्तित होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग परिवर्तित होता है वो उसके विखंडन के कारण होता है। जैसा कि आप एक चित्र के माध्यम से देख सकते हो, ये सूर्य है, ये आपने ली है चाइना डिश। चाइना डिश में रखा हुआ है सिल्वर क्लोराइड और सूर्य से जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो इस सिल्वर क्लोराइड पर पड़ती हैं। तो सूर्य से आने वाली किरणें जब सिल्वर क्लोराइड पर पड़ती हैं तो पड़ने के बाद सिल्वर क्लोराइड का विखंडन होता है। और सिल्वर क्लोराइड का विखंडन किस किस में होता है, एक तो होता है आपका सिल्वर में और दूसरा होता है आपका क्लोरीन में या क्लोराइड में, जो कि ये गैस है। गैस यहाँ निष्कासित हो जाती है और आपके पास बचता है सिल्वर। तो बच्चों एक क्वेश्चन और आता है कि जो सिल्वर क्लोराइड है उसको गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में इस वजह से रखा जाता है क्योंकि अगर आप इनको गहरे रंग की बोतलों में नहीं रखोगे सिल्वर क्लोराइड को, तो सिल्वर क्लोराइड जो है वह टूट जाता है, विखंडित हो जाता है और विखंडित होके सिल्वर और क्लोरीन या क्लोराइड बनाता है। परंतु जब आप इसको गहरे रंग की बोतलों में रखते हो तो सिल्वर क्लोराइड का विखंडन नहीं होता। विखंडन इस वजह से नहीं होता क्योंकि गहरे रंग की बोतलें हैं वो सूर्य के प्रकाश को सिल्वर क्लोराइड तक नहीं पहुंचने देती। तो इसी कारण से सिल्वर क्लोराइड का विखंडन नहीं होता है। इसी कारण से हम सिल्वर क्लोराइड को पारदर्शी बोतलों में ना रख के गहरे रंग की बोतलों में रखते हैं। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रियाओं को आपको मैंने डिटेल्स में पढ़ाया और काफ़ी सारी रोचक जानकारियां आपको दी। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।